इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी से अलग बयान दिया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी और कहा कि मैं उद्घाटन के पीएम के कार्यक्रम में था और मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन के बाद और बढ़िया हो जाएगा। नए अवतार में जलियांवाला वाला बाग जो है वो दिखेगा और उसको लेकर अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं कांग्रेस आला कमान और पंजाब के मुख्यमंत्री के। और इससे संबंधित जो स्टेटमेंट सामने आया है वो अपने आप में आगे आने वाले समय में इस मुद्दे को और गर्मा सकता है और कांग्रेस के लिए वजियत का कारण भी बन सकता है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी के बयान से अलग बयान दिया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी और कहा कि मैं उद्घाटन के समय में प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में थे, मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन के बाद और ज्यादा बढ़िया होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों का गुस्सा फूटा था तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और इसके बाद उस पर बयान आया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। राहुल गांधी का वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसको लेकर अब सियासत अलग रंग कांग्रेस के भीतर ही लेती हुई नजर आ रही है और बवाल होना तय है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीद का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, विरोधियों से तो बाद में पहले कांग्रेस निपटे, अपने भीतर निपट ले। निश्चित तौर पर, क्योंकि कल के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री वर्चुअल जलियांवाला बाग को लेकर जुड़े थे उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वर्चुअल जुड़े थे और उनसे आज सवाल किया गया कि जिस तरह से जो पुरानी यादें थी, जिस तरह से जो गोलियों के निशान थे, वो नवीकरण में उन चीजों को हटा दिया गया। और राहुल गांधी भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस बारे में जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि मैंने भी नवीकरण को देखा है और कई बार 2 साल पुरानी जो इमारतें होती हैं उसमें निशान जो है वो हट जाते हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाने पर केंद्र सरकार को लिया था, तो लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमृतसर में, क्योंकि जलियांवाला बाग है वो उस जगह को दर्शाता है जिस तरह से उस समय जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से 100 करोड़ रुपए इस नवीकरण में रखे थे। राहुल गांधी ने सवाल करे कि ये तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है पंकज, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक पंजाब कांग्रेस अपने आपसी घमासान से नहीं उभरी है। सिद्धू और अमरिंदर के जो अलग अलग गुट है उनकी तरफ से हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं। अब तो आला कमान और कैप्टन अमरिंदर ही आमने सामने आ गए हैं। क्या होगा पंजाब चुनाव से पहले? देखिए, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बारे में पूछा गया। हरीश रावत क्योंकि खुद देहरादून से जो है थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से मिलेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस में ये कहा जाता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेता ही काफी है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेता के सामने है और सरकार भी कांग्रेस का, विपक्ष भूमिका भी पंजाब में कांग्रेस के नेता ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक पंजाब यूनिट आपस में भिड़ रही थी कांग्रेस की, लेकिन अब शायद मुख्यमंत्री राहुल गांधी के उस ट्वीट को देख नहीं पाए थे, उनको उस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने संदर्भ में जो उनको सही लगा उन्होंने उसी हिसाब से जो जलियांवाला बाग को लेकर जवाब देते हुए नजर आए हैं। पंकज, कल एक नया डिस्प्यूट भी हमने सुना था, किस तरह से हरीश रावत कह रहे थे कि किसकी अगुवाई में क्या लड़ा जाएगा पंजाब का चुनाव, और उस पर लेकर जब परगट सिंह ने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा मैं पंजाब आकर निपटूंगा। क्या खबर है हरीश रावत को लेकर पंजाब पहुंचने पर? देखिए, हरीश रावत थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलेंगे। और हरीश रावत पिछले 8 महीने से लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये घमासान खत्म हो और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। अगर मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन इसी तरह से घमासान रहा। जिस तरह से मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ये मांग विपक्ष या अन्य नेता नहीं बल्कि मंत्री ही ये मांग करते हुए, 3 मंत्री ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हरीश रावत की कोशिश होगी कि एक बार फिर से टेबल पर दोनों को, नेताओं को इकट्ठे बिठाया जाए, जो नाराजगी है उसको खत्म किया जाए। जहां एक तरफ मंत्री ये कह रहे हैं कि जो बड़े मैनिफेस्टो में वादे थे वो वादे नहीं पूरे किए गए, तो आज मुख्यमंत्री ये बात गिनाते हुए नजर आए कि 89% वादे जो हैं वो पंजाब सरकार ने पूरे किए हैं। और ये मुख्यमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि इतिहास में पहली बार कोई प्रदेश ऐसा है जिसने 89% वादे जो हैं वो पूरे किए हैं। लेकिन तो आप मुझे बताइए पंकज, पंजाब की जो जनता है वो पंजाब कांग्रेस के आज के दिन को किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हुए देखेगी? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस इकट्ठी होगी। अगर कांग्रेस इकट्ठी होगी तो
कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस इकट्ठी नहीं होगी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो कैंडिडेट हैं उनको हराया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की कोशिश होगी कि कैप्टन के अमरिंदर सिंह के कैंडिडेट को हराया जाए। और इसीलिए 2007 में भी सत्ता से बाहर हुए थे, क्योंकि उस समय भी यही विवाद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल में देखने को मिला था। जो पहली बार नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस में दो गुट बने हों, और हर एक प्रदेश में कांग्रेस की सेम कहानी नजर आ रही है। कैरेक्टर जो है वो बदल जाते हैं। जी पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर रखिएगा हरीश रावत के इस दौरे पर, क्योंकि पंजाब पहुंचकर उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद अब वहां तालिबान के लड़ाकों का राज है। पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा है। हालांकि तालिबान के नेता वहां शांति और लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने तालिबान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आपके सामने दो तस्वीर है इस वक्त। पहली तस्वीर में तालिबान के लड़ाकों ने एक आदमी को फांसी दे दी और फिर उसके शव को हेलीकॉप्टर से बांधकर पूरे शहर में इसकी नुमाइश की। दूसरी तस्वीर, तालिबान के लड़ाके विरोधियों को घर में घुसकर गोली मारते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में एक और हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसके जरिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर सबके सामने है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके अमेरिका के छोड़े हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उड़ते दिखाई दिए हैं और उसी हेलीकॉप्टर से तालिबान के लड़ाकों ने एक आदमी को फांसी पर लटका दिया है। यही नहीं, तालिबान के लड़ाके लोगों में खौफ पैदा करने के लिए रस्सी से बंधे उस शव को शहर के ऊपर काफी देर तक उड़ाते रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो बेहद ही डराने वाली तस्वीरें, वो तस्वीरें जो तालिबान 2.0 में कहा जा रहा था कि कुछ नरम रुख होंगे, लेकिन तस्वीरें तो आप देखिए और इन तस्वीरों के बाद आप समझ जाइए कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद किस तरह का हाल होगा। और मौजूदा स्थितियों में ये तस्वीरें जो अफगानिस्तान में रह रहे लोग देख रहे होंगे, उनके दिल में कितनी दहशत भर रही होगी। तालिबान का ये क्रूर चेहरा सामने आने वाला वीडियो वायरल है। इधर अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान को अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मदद की है। काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क का नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी पहुंचा और अमेरिकी फौज की वापसी के बाद वो काबुल एयरपोर्ट पर भी नजर आया। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में हक्कानी भी शामिल है। अगर नई तालिबान सरकार में अनस हक्कानी को उसमें अहम भूमिका मिल सकती है। अफगानिस्तान की नई सरकार में अनस हक्कानी के दखल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खास तौर पर भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। हक्कानी नेटवर्क भारत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हक्कानी नेटवर्क के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अमेरिका को भी अनस हक्कानी की तलाश लंबे वक्त से है और अमेरिका ने उस पर 137 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। तो अनस हक्कानी को अगर तालिबान की बनी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान को अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मदद की थी और काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क का नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी पहुंचा है और अमेरिकी फौज की वापसी के बाद वो काबुल एयरपोर्ट पर नजर आया है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में हक्कानी भी शामिल है। अगर नई तालिबान सरकार में अनस हक्कानी को अहम भूमिका मिल सकती है, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। अफगानिस्तान की नई सरकार में अनस हक्कानी के दखल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खास तौर पर भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। हक्कानी नेटवर्क भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हक्कानी नेटवर्क के संरक्षक के रूप में जाना जाता रहा है। अमेरिका को भी अनस हक्कानी की तलाश लंबे वक्त से है और अमेरिका ने उस पर 137 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद ही काबुल में तालिबान का कोहराम जारी है। तालिबान के लोग अब पुरानी सरकार के नुमाइंदों और तालिबान विरोधियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। पत्रकार लारा लोगान ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें लोग एक घर में घुसकर गोलीबारी कर रहे हैं। घर के अंदर से लगातार आ रही गोलियों की आवाज दहशत पैदा कर रही है। यह है तालिबान का असली चेहरा। तालिबान की कथनी और करनी का फर्क किसी से समझा जा सकता है। दुनिया के सामने आम आदमी को ये कहने वाला कि तालिबान
माफी मांग रहा है। तालिबान अब घर में घुसकर लोगों को अपना निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियो बता रहे हैं कि तालिबान का क्रूर चेहरा अभी भी वैसा ही है जैसा पहले रहा है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चल रहे अमेरिका के सबसे बड़ा सैन्य अभियान को खत्म किया गया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाया हुआ है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देश के बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दे। दरअसल अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का जो सबसे बड़ा सैन्य अभियान है वो खत्म हो गया है और अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में लिया है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों के बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा हुआ है। और एक आंकड़ा तो ये भी बताता है कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की, जी हाँ, कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास ही है। तालिबान के पास अमेरिकी हथियार का जखीरा है। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास 8000 सेना के ट्रक, 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 105 बारूद रोकने वाली गाड़ियां और 42000 से ज्यादा ट्रक और एसयूवी शामिल हैं। द संडे टाइम्स की एक और रिपोर्ट है, वो बताती है कि तालिबान के पास 64,000 से ज्यादा मशीन गन, 3,58,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल, 1,26,000 से ज्यादा पिस्तौल, 176 छोटी तोप, 1,62,000 रेडियो सेट और 16,000 से ज्यादा नाइट विजन उपकरण हैं। और यही नहीं, द संडे टाइम्स के मुताबिक तालिबान के पास 33 MI-17 हेलीकॉप्टर, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर, 4 मालवाहक विमान और 43 लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका की सेना के मुताबिक वो जो भी हथियार काबुल एयरपोर्ट पर छोड़कर आए हैं उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो उन्हें ऐसा करके आए हैं कि वो एक लंबी प्रक्रिया, लंबे वक्त की मेहनत के बाद ही दोबारा काम कर सकेंगे और एक तरह से अब उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका का यह भी दावा है कि जिन वाहनों को अमेरिका छोड़कर आया है उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा। अमेरिका की तरफ से अपने दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो अमेरिका ने अपने बारे में एक सफाई दी है जो दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन इस सफाई का सच तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अमेरिकी सेना के मुताबिक वो जो भी हथियार काबुल एयरपोर्ट पर छोड़कर आए हैं उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो उन्हें ऐसा करके आए हैं कि एक लंबी प्रक्रिया, लंबे वक्त की मेहनत के बाद ही इन्हें दोबारा काम पर लिया जा सकेगा। एक तरह से अब उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका का यह भी दावा है कि जिन वाहनों को अमेरिका छोड़कर आया उनका इस्तेमाल करना मुश्किल होगा।
इधर अफगानिस्तान के पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। खबर है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज भेजी थी, जिसका पंजशीर में मौजूद NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। NRF के प्रवक्ता ने बताया है कि आमने सामने की लड़ाई में उनके जवानों को लेकर भी जानकारी आ रही है कि उनके जवानों ने तालिबानी लड़ाकों को पीछे धकेल दिया था। NRF का दावा है कि इस लड़ाई में 7 से 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल होने की जानकारी है। NRF के प्रवक्ता जो हैं वो बता रहे हैं कि इस लड़ाई में उनके भी कुछ जवान घायल हुए हैं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter in Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि NDS यानी अफगानिस्तान की पुरानी सेना से जुड़े सभी अधिकारी और सैनिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के रडार पर हैं। दावा यह भी किया गया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सेना से जुड़े अधिकारियों को माफ करने की जो बात कही थी वो दिखाया है, क्योंकि अब कुछ रोज पहले ही तालिबान के आतंकियों ने सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। दरअसल अफगानिस्तान की पुरानी सेना में भारत के देहरादून में मौजूद IMA से पास आउट हुए कुछ अधिकारी हैं। यही वजह है कि ISI और तालिबान उन पर नजर बनाए हुए हैं और ISI इस बात पर भी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ये लोग भारत के संपर्क में तो नहीं है। और यही नहीं, ISI भारत से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई चेन के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। तो इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि NDS यानी अफगानिस्तान की पुरानी सेना से जुड़े अभी सभी अधिकारी जो हैं वो सैनिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के रडार पर हैं। और दावा यह भी किया गया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सेना से जुड़े अधिकारियों को माफ करने की जो बात कही थी वो दिखावा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही तालिबान के आतंकियों ने सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी और अफगानिस्तान की पुरानी सेना में भारत के देहरादून में मौजूद IMA से पास आउट हुए कई अधिकारी हैं। यही वजह है कि ISI और तालिबान उन पर नजर बनाए हुए हैं। ISI इस बात पर भी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ये लोग भारत के संपर्क में तो नहीं है। यही नहीं, ISI भारत से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई चेन के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है। ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए ATM के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। हालात ये हैं कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है, जिन्हें रोकने के लिए तालिबानी आतंकी फायरिंग तक कर रहे हैं। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसों के लिए किस तरह परेशान है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने ATM से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक ATM से केवल $200 तक ही नकदी निकाल पाते हैं। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है, जिस पर बहस गर्म है। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनको अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की है ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ और मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं। गैर मुस्लिम लड़कों के भी जानकारी है कि वो इस तरह से संगठित होकर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि आखिर क्यों
लड़कियों को पढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि उस पढ़ाए जाने की जो बुनियाद है वो अपने आप में कितनी विवादित है, ये समझना होगा। और लड़कियां अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं रखती हैं, इस बात का ठेका किसने दिया है उनको जज करने का, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। दरअसल पूरा जो ये वाकया है वो इसलिए सामने आया है क्योंकि एक ऐसा फरमान सामने आ गया है जिसमें यह कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने धर्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें यह भी कहा गया है कि खास तौर पर लड़कियों को अलग तालीम दी जानी चाहिए, लड़कों को अलग तालीम दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कि संगठित तौर पर गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों को लगातार प्रोवोक कर रहे हैं कि वो शादी करें। तो इस मामले को लेकर भी एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। जमीयत उलमाए हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने इस फरमान पर क्या कहा है, आइए सुनिए। मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए मना किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है कि जिस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है। क्या हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया है। मौर्य ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमीयत उलमाए हिंद के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और न कभी एक्सेप्ट करेगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के समर्थन में उतर आए हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों के और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे तालिबानी सोच और विचारधारा का बयान बताया। जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में 11-11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां सेना में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जहां हमारी महिलाएं तमाम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वहां पर इस तरह का बयान देकर तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है जमीयत उलमाए हिंद ने, ये निंदनीय है
और ये साफ हो गया कि यहाँ पर दो विचारधारा हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक महिला सम्मान की विचारधारा है, एक महिला अपमान की विचारधारा है, एक तालिबान की विचारधारा है। तो ये साफ हो गया, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हम अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि लड़कियों और लड़कों को एक साथ स्कूल में ना भेजें। देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्ञान का अभाव है। खाली दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से ये नहीं, कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना जो होता है वो शिक्षा से होता है, इल्म से होता है। तो इल्म की कमी है उनके पास में, राजनीतिक परिपक्वता वही नहीं है, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं है। क्योंकि इस बयान में साफ है कि वो तालिबानी विचारधारा को बता रहे हैं कि हम तालिबानी विचारधारा लाना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। और इस मुद्दे पर बीएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। धार्मिक संस्थाओं का काम धर्म के उन पहलुओं को समझाना है जिससे सद्भाव और शांति पैदा हो। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, वो हमारे सरकार में हमारे जो लोग नीतियाँ तय करते हैं सरकार की, उनके द्वारा दिए गए संचालित विचार उनसे गाइडेड रहती है। तो उन पर न जाकर सरकार को भी चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप न करें। इधर विश्व हिंदू परिषद ने जमात के फरमान को तालिबानी मानसिकता का प्रतीक बताया। मौलाना अरशद मदनी ने जिस प्रकार ये बयान दे करके कि गैर मुसलमानों को सह शिक्षा वाले स्कूलों में अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, एक बार पुनः अपनी जिहादी और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच और तालिबानी मानसिकता को उजागर कर दिया है। कामुकता और वासना विद्यालय में नहीं, इस्लामिक जिहादियों की नज़रों में होती है। इस्लाम की सोच महिलाओं, बच्चियों और गैर मुसलमानों के प्रति कैसी हो सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर उजागर कर दिया है। जमात उलेमाए हिंद के बयान पर यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने क्या कहा, सुनिए। जिस दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबला कर रही हैं, बल्कि उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। ओलंपिक से लेकर हर जगह गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं। वहाँ पर यह सोच दकियानूसी विचारधारा और महिलाओं को दबाने वाली मानसिकता को दर्शाता है। गुजरात के सूरत से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां शराब के नशे में एक लड़के ने बीच सड़क पर जमकर बवाल किया है। न्यूज 18 की जनक दवे की खबर है कि शराब के नशे में लड़का सड़क से गुजर रही गाड़ियों के बीच आ गया। इसके बाद वो कई गाड़ियों के ऊपर चढ़ गया और लोगों को परेशान करता दिखाई दिया। कभी वो सड़क के बीचों बीच लेट गया तो कभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। लड़के की इन हरकतों से वहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। उसके बाद गुस्साए कुछ लोग लड़के को जबरन वहां से घसीट कर ले गए। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शराब के नशे में हंगामा हुआ है, लड़के की पिटाई हुई है। दरअसल ये जो पूरा वाकया सामने आया वो तब जब गुजरात के सूरत से ये तस्वीर सामने आई। वहां शराब के नशे में एक लड़के ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है। और शराब के नशे में लड़का सड़क से गुजर रही गाड़ियों के बीचों बीच आ गया और इसके बाद वो कई गाड़ियों के ऊपर चढ़ गया। लोगों को परेशान इसने इस दौरान किया। कभी वो सड़क के बीच लेट जाता तो कभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। लड़के की इन हरकतों से गाड़ियों वाले लोग बहुत परेशान हुए। उनकी गाड़ियों पर कई दफे ब्रेक लगी, जिसके बाद गुस्साए लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आए, जबरन घसीटकर इस लड़के को वहां से हटाया। लड़के की इस दौरान पिटाई भी की गई। तो शराब के नशे में हंगामा और फिर लड़के की पिटाई, ये वाकया है गुजरात के सूरत का। जनक दवे की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये शख्स शराब के नशे में इस कदर धुत था कि बीच सड़क पर आ जा रहा था, कभी गाड़ियों के ऊपर चढ़ जा रहा था। इस दौरान वहां कई बार गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी और बाल बाल हादसा होने से बचा। इस दौरान फिर कुछ लोग वहां पर आए और फिर इस शराबी को वहां से हटाकर उसकी पिटाई की गई और फिर घसीट कर हटाया गया। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है इस शराब के नशे में धुत शख्स के जरिए। देखिए किस तरह से ईंट पर गाड़ी के शीशे पर हमला करता हुआ दिख रहा है।
किसको कोई ठोके क्या नहीं, सबको तो जनक दवे की रिपोर्ट है और देखिए किस तरह से गाड़ियों के ऊपर शराब के नशे में धुत ये शख्स चढ़ गया और गाड़ी के शीशे पर ईंट से इसने हमला किया और ऐसा इसने एक कार के साथ नहीं कई गाड़ियों के साथ किया। अगली तस्वीर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं भगदड़ में घायल हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ थी और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोला गया तो अंदर जाने के लिए लोग दौड़ पड़े। बताया गया कि इस दौरान भगदड़ में 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीके के लिए भगदड़, जहां तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस कदर भीड़, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। और आलम यह कि जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खुला भीड़ दौड़ पड़ी और दौड़ने के बाद इस दौरान 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। तो गुजरात की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीरें हैं और पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की तस्वीरों में देखिए महिलाओं की बेतहाशा भीड़ और इस भीड़ को किसी तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया और नतीजतन भगदड़ का शिकार हुई ये महिलाएं। और उसके बाद वो हादसा जिसका इंतजार ही किया जा रहा था, क्योंकि भीड़ जिस कदर की थी, 25 से 30 महिलाएं इस भीड़ में जो भगदड़ मची उससे घायल हुई हैं। और हैरानी की बात यह है कि पेंडेमिक के समय इतनी भीड़ लगी, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। अगली खबर गुजरात के बनासकांठा से। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। तस्वीरों में दिखा कि सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है कि मानो कोई नदी बह रही हो और इसी बीच सड़क पर खड़ी कई बाइक वहां पानी में बहती नजर आई और इस बीच वहां मौजूद लोग बाइकों को बहने से बचाने की कोशिश करते दिखे। खिलौने की तरह बहती हुई ये बाइक नजर आ रही है। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। तस्वीरों में दिखा कि सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था कि मानो कोई नदी बह रही हो और इसी बीच सड़क पर खड़ी कई बाइक पानी में बहती नजर आई। फिर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, किसी तरह इन बाइकों को बहने से रोका। गुजरात के बनासकांठा में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि बारिश में वाहन ही बहते चले जा रहे हैं और ऐसे में कई गाड़ियां, कई वाहन, दुपहिया वाहन पानी में बहते हुए खिलौने की तरह नजर आए। महाराष्ट्र के कई जिले इस समय भारी बारिश से बेहाल हैं। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि जलगांव में 40 गांव और औरंगाबाद में बादल फटने की वजह से वहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कल देर रात से वहां लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं कई जगहों पर मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया है। सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिख रहे हैं। हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। वहीं बारिश की वजह से जमीन खिसकने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं और पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आकर वहां के सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां, उनको नुकसान पहुंचा है। तो बारिश बनी मुसीबत और मलबे में फंसी गाड़ियों की तस्वीरें, क्योंकि लैंडस्लाइड की भी घटनाएं अब आम हो चली हैं। हम मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियों की बात करते हैं कि उनकी तालीम भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। वो तालिबानी विचारधारा को बता रहे हैं कि हम तालिबानी विचारधारा लाना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। राजस्थान के नागौर से एक हादसे की खबर आ रही है। मरने वालों की आंकड़ा 11 हो चुका है। 8 की मौके पर मौत हो गई, 3 की नोखा अस्पताल में लेके गए, तब मौत हो गई।
सुपरटेक को 3 महीने में दोनों टावर गिराने होंगे और खर्च भी खुद ही उठाना होगा। 42 मंजिलों वाले इन टावरों में 950 फ्लैट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गैर कानूनी निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र सरकार की एक अहम बैठक हुई। एक कमेटी बनाई गई है जो अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर फैसला ले रही है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए न किया जाए। दिल्ली में पिंकी चौधरी का सरेंडर हो गया है। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का पिंकी चौधरी पर इससे पहले आरोप लगा हुआ था। काफी समय से फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। 8 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हौती रिबेल्स जो हैं उन्होंने इस तरीके का अटैक किया होगा। बुधवार से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए भी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली में 5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि कहा जा रहा है कि जैकलीन से ये पूछताछ आरोपी के तौर पर नहीं हुई, बल्कि इस केस में उन्हें बयान लेने के लिए बुलाया गया था। जैकलीन फर्नांडिस की बात करें तो पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उसका बयान इसी दफ्तर में यहाँ पे दर्ज कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और वहां एक आतंकी को ढेर कर दिया। स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच भी खेले। पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक तन्मय घोष फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। जवाबी फायरिंग में इसमें एक आदमी को गोली लगी है, दूसरा आदमी अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ भागा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का एक पदक कम हो गया क्योंकि डिस्कस थ्रो F52 कैटेगरी में विनोद कुमार का ब्रॉन्ज मेडल छिन गया। एक दिन पहले उन्होंने तीसरे नंबर पर रहकर यह पदक जीता था, लेकिन तब कुछ देशों ने इस नतीजे पर आपत्ति दर्ज करवाई थी और इस फैसले को होल्ड कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था। अब पैरालंपिक्स के पैनल ने उनसे ये पदक छीन लिया। ये पदक इसलिए छिना क्योंकि विनोद कुमार ने जिस डिस्कस थ्रो की F52 कैटेगरी में पदक जीता उसमें वो एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है और उनकी मूवमेंट सीमित होती है। हाथों में परेशानी होती है या पैर की लंबाई में अंतर होता है, जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई कि चीन से चल रहे विवाद का हल बातचीत से निकल जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। बंगाल के मशहूर लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई मुश्किलों से जूझ रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। महाराष्ट्र के यवतमाल से शिवसेना सांसद भावना गवली पाटिल के करीब 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बताया गया कि ईडी ने यह छापेमारी 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की। कर्नाटक की मंगलुरु यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने की मांग की। यूपी के आगरा में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की इसने पिस्टल छीनी हुई थी उसी सिपाही की, जिससे फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर फायर किए। उद्धव सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस बार दही हांडी उत्सव पर रोक लगा दी, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता ठाणे में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। ये रैली चल रहा है, मोर्चा चल रहा है, लोग का युवा सेना का सब प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे चलता है क्या भीड़? वहाँ पे कोरोना नहीं होने वाला है। विपक्ष के इस आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी।
ताकि दही हांडी के लिए भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। एमएनएस और बीजेपी जो है वो हिंदू त्योहारों पर होने वाले अन्याय के विरोध में लड़ने की बात कर रहे हैं। स्टेज बनाने का जो काम चालू था उसे पुलिस ने रोका हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूँ। यहाँ पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने कुछ भजन भी गाए। मेरो ठाकुर नंद को लाला, हम हैं नंद के लाला के जी। राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इसके अलावा जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। न्यूजीलैंड में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहां वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह की मौत का ये पहला मामला है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महिला की मौत वैक्सीन लगवाने के बाद दिल की मांसपेशियां फूलने की वजह से हुई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक में भी जन्माष्टमी के मौके पर झांकी निकाली गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई की टीम बीरभूम पहुंची, जहां उसने पीड़ितों से मुलाकात की और कुछ सबूत जुटाए। लखनऊ में एक महिला सिपाही की पिटाई के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने ड्यूटी के दौरान सिपाही से छेड़छाड़ भी की थी। बाहर जाके एक लोहे की रॉड लेकर आया और उनको मारने लगा। वो अकेले थी, अपने आप को बचा नहीं पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पौष्टिक लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की। गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ये लड्डू अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश की माता सुरक्षित रहे, देश का बच्चा सुरक्षित। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में मजबूत कंटेनर से बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी गई। इसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकेगा। दावा है कि इससे चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी कम होंगी। कैसे भी हम उसको बना के रख सकते हैं और कभी हटाना भी पड़े तो हटा भी सकते हैं बड़ी आसानी से। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को अदालत ने बुधवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इसी केस में कुछ और जगहों पर भी छापेमारी की गई। आशंका है कि अरमान कोहली के लिंक रूस और नाइजीरिया के नागरिकों से भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया। इस मुद्दे पर सुबह से सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को सरकार पहले ही नकार चुकी है। उसने साफ किया कि सरकारी संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी, बल्कि इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसे जुटाए जाएंगे। यूपी के एटा में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये सड़कों पर पुलिस की वर्दी पहनकर बेगुनाहों को पीटता था। ऐसा प्रतीत होता है उसकी पूछताछ से कि पुलिस विभाग को और शासन को बदनाम करने के लिए कार्य किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर की उंगली में लगी चोट अब भी ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आईपीएल से भी बाहर हो गए। वॉशिंगटन सुंदर को ये चोट इंग्लैंड दौरे पर अभ्यास मैच के दौरान लगी थी, जिसके बाद वो बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी लौट आए थे, जहां वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एक पहल करते हुए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस मौके पर वहां मुख्य अतिथि के तौर पर यूसुफ पठान भी मौजूद रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं खेलना चाहती हैं और जो आर्मी के लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता सुबह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएंगे, जहां वो करनाल में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। लद्दाख के कारगिल में बुधवार से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए भी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में 5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि कहा जा रहा है कि जैकलिन से ये पूछताछ आरोपी के तौर पर नहीं हुई, बल्कि इस केस में उन्हें बयान लेने के लिए बुलाया गया था। जैकलिन फर्नांडिस की बात करें तो पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उसका बयान इसी दफ्तर में यहाँ पे दर्ज कराया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और वहां एक आतंकी को ढेर कर दिया। स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 जल्दी वेलकम बैक। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने के बाद तालिबान ने अपनी पूरी ताकत पंजशीर पर कब्जा करने में लगा दी है। तालिबान की एक टुकड़ी ने पंजशीर पर हमला भी किया है, लेकिन पंजशीर में तैनात एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया है। इस लड़ाई में तालिबान के 7 से 8 जवान मारे गए हैं। एनआरएफ की रणनीति क्या है और तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई को वो आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन सब मुद्दों पर एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता मोहम्मद फहीम दश्ती साहब हमारे साथ हैं। दश्ती साहब नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पंजशीर में फिलहाल क्या हालात हैं? कल रात को तालिबान ने कई जगह पर वहां पर हमला बोलने की कोशिश की और कब्जा करने की कोशिश की। व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ? हाँ, उन्होंने कोशिश तो की पर कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कोशिश की two different sides, 2 different battle fronts, पर कामयाबी नहीं मिली उसमें। There are casualties. Some of Taliban have been killed, some other wounded. और एक फ्रंट में तो लड़ाई चल रहा है अभी तक। रात में शुरू हुई और अभी तक चल रहा है। And whenever there is detail, we will share it with the international media. अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं? अब तो कोई अभी भी कोई विदेशी इन्फ्लुएंस है आपको लगता है, या फिर अफगान के जो जितने भी लोग हैं, अफगान जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो क्या आपस में इस मसले को सुलझा सकते हैं? ये तो How do you see the current situation of Afghanistan? जी, ये तो हमारी बदबख्ती है कि पिछले 40 वर्षों से countries of the region and beyond the region they have pursued different interests and agendas in Afghanistan, और ये अभी भी चल रहा है। Our demand is to turn that in a positive manner rather than the negative manner which has been pursued in the last more than 40 years. मौजूदा हालात ये और हम पीस के लिए भी रेडी है, टॉक्स के लिए भी रेडी है, नेगोशिएशंस के लिए भी रेडी है और झगड़ा के लिए भी रेडी है। तालिबान शुड चूज किस तरह की अप्रोच दे आर टेकिंग। हमारी तरफ से तो बहुत दरवाज़ा खुला है।